अब अपन देखते हैं असेसमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है? असेसमेंट ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करता है। देखो, असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी असेस होती है दो तरीके से। पहला, आप खुद असेस करो, जिसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। अगर आप करते हो तो उसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, अगर आप नहीं करते हो तो फिर उसको बोलते हैं री असेसमेंट। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? सेल्फ असेसमेंट की। तो इसके लिए सेक्शन नंबर 17 है, जो कि क्या बोलता है? एनी एन इम्पोर्टर एंटरिंग इनटू एनी इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, इम्पोर्टर तो इम्पोर्ट के लिए आएगा, जिसको सेक्शन नंबर 46 में मिल गया है क्लियरेंस। 46 अभी हमने पढ़े थे बिल ऑफ एंट्री में। या फिर एक्सपोर्टर को, जिससे सेक्शन नंबर 50 मिल गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसे खुद से ही करना चाहिए क्या? सेल्फ असेस द ड्यूटी। छोड़ दो 85 को, जो कि स्टोर की बात करता है, उसको छोड़ दो। वो विदाउट ड्यूटी भी वेयर हाउस में जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे प्रोविजंस है सेक्शन नंबर 46 और सेक्शन नंबर 50, 46 इम्पोर्ट के लिए और 50 एक्सपोर्ट के लिए, उसके हमें सेल्फ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी करना है अगर कोई भी ड्यूटी लेविएबल है तो। वेरिफिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। द प्रॉपर ऑफिसर में वेरीफाई द एंट्री। अब आपने दे दिया तो ऐसा थोड़ी कि कोई भी मान लेगा, वो उसको क्या करेगा? वेरीफाई कौन करेगा? प्रॉपर ऑफिसर। द प्रॉपर ऑफिसर में वेरीफाई द एंट्रीज मेड अंडर सेक्शन 46 और 50 एंड द सेल्फ असेसमेंट ऑफ गुड्स एंड फॉर दिस पर्पज। अच्छा, अब उसको उसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए वो एग्जामिन करेगा या फिर टेस्ट करेगा। क्या करेगा? या तो एग्जामिन करेगा या फिर वो टेस्ट कर लेगा। किसको? किसी भी इंपोर्टेड गुड्स को या फिर एक्सपोर्टेड गुड्स को या फिर उनका पार्ट। ठीक। अब कौन से गुड्स को? अब वो सबको थोड़ी वेरीफायर सिलेक्ट करता जाएगा, उसके लिए कुछ वेरिफिकेशन जो है उसके लिए प्राइमरीली बेस्ड होता है वो वेरिफिकेशन रिस्क एवेल्युएशन पर। ठीक है, उसको क्या लगता है कि किस में ज़्यादा रिस्क है, उसको वो करेगा। ठीक, थ्रू अप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया। रिस्क बेस्ड क्राइटेरिया होता है, बस इतना याद रखना। फॉर द पर्पसेज ऑफ वेरिफिकेशन द प्रॉपर ऑफिसर में रिक्वायर द इम्पोर्टर। वेरिफिकेशन के लिए प्रॉपर ऑफिसर इंपोर्टर से मांग सकता है कुछ डॉक्यूमेंट या फिर कुछ इंफॉर्मेशन। क्या क्या मांग सकता है? डॉक्यूमेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन। वेयर बाय द गुड्स लेविएबल ऑन इम्पोर्टेड, वेयर बाय द ड्यूटी leviable on the imported goods or export goods at the case may be can be ascertained thereupon, जिससे कि वो ascertain कर सके ड्यूटी को। The importer, exporter or such other person shall produce such documents or furnish such information। क्या मतलब हुआ? The importer, exporter or such other person shall produce such documents or furnish such information। मतलब अब ये उसने मांगा तो ये उनका केस है कि उनको देनी पड़ेगी। Some major importers have been given the green clearance facility। अब कुछ मेजर इंपोर्टर्स को दे दी गई है क्या? ग्रीन क्लियरेंस फैसिलिटी। यानी इतने सारे बार बार डॉक्यूमेंट मंगाना और इन चीज़ों से उनको राहत दे दी गई है। किसको राहत देंगे? ऑफकोर्स जो बड़े लोग हैं, तो मेजर इंपोर्टर्स को ये राहत दी गई है। एक्सपोर्टर की बात नहीं हुई है, मैं भी आज ही देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बात हुई है इंपोर्टर की। तो ग्रीन क्लियरेंस फैसिलिटी, अगर कभी एमसीक्यू आ जाए, ग्रीन क्लियरेंस फैसिलिटी किसको किसको मिली है? केवल और केवल इंपोर्टर्स को। ठीक, इट मीन्स क्लियरेंस ऑफ गुड्स इज डन विदाउट रूटीन एग्जामिनेशन। अब रूटीन एग्जामिनेशन नहीं होगा, इसी से तो उनको राहत दी गई है। फिर दे हैव टू मेक इट, और इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक, और ये डिक्लेरेशन कब देना पड़ेगा? जब वो बिल ऑफ एंट्री भर रहे होंगे उस समय। जब भी वो बिल ऑफ एंट्री भर रहे होंगे उस समय उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक, बाकी सब तो वैसे ही होगा नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से, लेकिन कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? केवल और केवल मार्क और नंबर्स चेक होंगे। हाउएवर इन रेयर केसेस, बहुत ही रेयर केसेस में अगर कोई स्पेसिफिक डाउट आ जाए, किस बात का डाउट आएगा? डिस्क्रिप्शन या फिर क्वांटिटी को लेके। किस बात का डाउट आएगा? डिस्क्रिप्शन का या फिर क्वांटिटी का। तो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ही स्पेसिफिक डाउट अगर कभी आ जाए तो हो सकता है। तो इसका ऑर्डर कौन करेगा फिजिकल एग्जामिनेशन का? सीनियर ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेशन विंग। कौन करेगा? सीनियर ऑफिसर कर सकता है या फिर इन्वेस्टिगेशन विंग कर सकती है, जैसे कि स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। देखो यहाँ पर लाइक लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि यही कर सकती है। स्पेशल विंग या फिर इन्वेस्टिगेशन की विंग या फिर सीनियर ऑफिसर। ठीक, सीनियर ऑफिसर या फिर स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच,
SIIB स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बस ये बोलना चाह रहा है कि देखो वैसे तो मेजर इम्पोर्टर्स को ये ग्रीन चैनल फैसिलिटी दे दी जाती अगर वो डिक्लेरेशन दे दे बिल ऑफ एंट्री जमा करते हैं समय, तो बाकी प्रोसीजर तो नॉर्मल होगा लेकिन कोई फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ नहीं होगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स चेक होंगे और नंबर्स चेक होंगे। लेकिन बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेज में, और वो रेयर सर्कमस्टेंसेज कौन सी है, अगर स्पेसिफिक डाउट हो जाए किस बारे में, क्वांटिटी या फिर डिस्क्रिप्शन के बारे में, क्वांटिटी या फिर डिस्क्रिप्शन के बारे में कोई स्पेसिफिक डाउट आ जाए तो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑर्डर किया जा सकता है। कौन करेगा ऑर्डर, सीनियर ऑफिसर करेगा या फिर इन्वेस्टिगेशन विंग करेगी। और ये इन्वेस्टिगेशन विंग कैसी हो सकती है, ये हो सकती है, एक एग्जांपल दिया है SIIB स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस ब्रांच, स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखे थे कि सेल्फ असेसमेंट की बात की थी, सेकंड में कहते कि वो इसको वेरीफाई करेगा। अब आ गया रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूटी बाय प्रॉपर ऑफिसर। अब रीअसेसमेंट कैसा होगा, अगर सेल्फ असेसमेंट नहीं हुआ है करेक्टली तो ही रीअसेसमेंट होगा। वेयर इट इज फाउंड ऑन वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन और टेस्टिंग। ये तीन वर्ड्स कहाँ से आए, यहाँ से आए। सबसे पहले वो वेरीफाई करेगा और एग्जामिन भी कर सकता है या फिर टेस्ट भी कर सकता है, ठीक, और उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन बुला सकता है। इसलिए तीन वर्ड है, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन और टेस्टिंग ऑफ द गुड्स, और अदरवाइज दैट द सेल्फ असेसमेंट इज नॉट डन करेक्टली। किसको ऐसा लगे, प्रॉपर ऑफिसर को, क्या कि सेल्फ असेसमेंट नहीं हुआ है सही से, तो वो कह सकता है कि आपको करना है क्या, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन विच में बी टेकन अंडर दिस एक्ट। मतलब वो दूसरा एक्शन भी ले सकता है विदाउट प्रेजुडिस, मतलब दूसरे एक्शन को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको छोड़ के वो रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूटी ले कर सकता है। नेक्स्ट, स्पीकिंग ऑर्डर फॉर रीअसेसमेंट टू बी पास्ड अनलेस द इंपोर्टर एग्रीज विद द रीअसेसमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, स्पीकिंग ऑर्डर, कैसा ऑर्डर पास करेगा वो, स्पीकिंग ऑर्डर, किस लिए, रीअसेसमेंट के लिए। जब वो रीअसेसमेंट कर रहा है तभी तो ऑर्डर कर रहा है, रीअसेसमेंट के लिए वो कैसा ऑर्डर करेगा, स्पीकिंग ऑर्डर, अनलेस द इंपोर्टर एग्रीज विद द रीअसेसमेंट। मतलब वेयर एनी रीअसेसमेंट इज डन इज कॉन्ट्रेरी टू सेल्फ असेसमेंट। मतलब जब रीअसेसमेंट हुआ वो कॉन्ट्रेरी था, मतलब वो अलग था किससे, सेल्फ असेसमेंट थे। एंड इन केसेस अदर देन दोज, और उन केसेस को हटा दो जहां पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने कंफर्म कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ने तो मान लिया है उसकी एक्सेप्टेंस इन राइटिंग, ठीक है, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ने अगर मान लिया हो कि ठीक है चलो तुम जो बोल रहे हो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उस केसेस में हमको देना है स्पीकिंग ऑर्डर। द प्रॉपर ऑफिसर शैल पास अ स्पीकिंग ऑर्डर ऑन रीअसेसमेंट within 15 days from the date of reassessment of bill of entry or shipping bill as the case में भी। जैसे ही bill of entry आया, bill of entry ही तो assessment का डॉक्यूमेंट है, तो ये अच्छा एमसीक्यू हो सकता है कि बिल ऑफ एंट्री असेसमेंट का डॉक्यूमेंट क्या है, तो उसमें आप आंसर क्या लिखोगे, बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री इज द डॉक्यूमेंट ऑफ असेसमेंट। तो जैसे ही उसके पास बिल ऑफ एंट्री आया उसके 15 डेज में उसको रीअसेसमेंट करना है, मतलब उसको 15 डेज में ऑर्डर करना है, वो भी कौन सा ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर। अब स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है, वैसे मुझे जहाँ तक पता है स्पीकिंग ऑर्डर वो होता है जो एक डिटेल्ड ऑर्डर होता है, उसमें हर चीज़ लिखी होती है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। स्पीकिंग ऑर्डर, बोला हुआ ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये आएगा हमारा मीनिंग स्पीकिंग ऑर्डर का। When adjudicating body provides the reason behind their decision, the decision is treated as
reasoned decision. It is also called speaking order. In such a way, the order speaks for itself in such a way that it tells a reasonable story of its own. Speaking orders are essential for judicial review. समझ तो आ ही गया होगा, देख लेते हैं एक बार। और हु कैन पास, तो कोई भी कर सकता है। व्हाट इज द स्पीकिंग ऑर्डर अंडर जीएसटी? A non-speaking order is illegal and against the principle of natural justice. Speaking order means an order which is full of reasons and or a reason order. An order has to be reasoned or speaking order. The failure to give reasons could lead to very justifiable complaint that there was a breach of natural justice. मतलब अगर आप सही से ऑर्डर नहीं दोगे विथ रीजन तो फिर वो नहीं माना जाएगा, तो इसलिए उसमें वर्ड यूज हुआ है। कौन सा ऑर्डर? ऑफ कोर्स स्पीकिंग ऑर्डर। तो बात करते करते हम स्पीकिंग ऑर्डर तक पहुंच गए हैं, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। फिर से एक बार स्पीकिंग ऑर्डर को देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लिमिट टूट गया है। वेयर एनी रीअसेसमेंट डन इज कॉन्ट्ररी टू सेल्फ असेसमेंट, जब भी रीअसेसमेंट हुआ हो और वो कॉन्ट्ररी हो सेल्फ असेसमेंट के, जो कि इम्पोर्टर ने किया हो, एंड इन केसेस अदर देन दोज, या फिर और साथ साथ उन केसेस में देखो सिंपल सी बात यह है कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है, तो अभी तो इसको छोड़ देते हैं। इंग्लिश में जितना समझ में आया वो मैं बता देता हूँ। वेयर एनी रीअसेसमेंट इज डन, जब भी कोई रीअसेसमेंट होगा और वो अलग होगा किससे? सेल्फ असेसमेंट से। जब भी रीअसेसमेंट होगा और वो अलग होगा किससे? सेल्फ असेसमेंट से। और अब यहाँ से मुझे नहीं समझ आया, एंड इन केसेस अदर देन, ठीक, एंड इन केसेस अदर देन मतलब और इन केसेस में उसके अलावा, मतलब और इन केसेस अदर देन दोज वेयर द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर एज द केस में बी confirms his acceptance of said reassessment in writing, the proper officer shall pass a speaking order. उसे नॉर्मली स्पीकिंग ऑर्डर देना है 15 दिन में फ्रॉम बिल ऑफ एंट्री, बस इतना ही समझते तो काफ़ी हो जाएगा। अब आते हैं आगे, प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, सेक्शन नंबर 18। अभी हमने सेक्शन नंबर 17 में असेसमेंट पढ़े थे, प्रोविजनल असेसमेंट पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 18 में। प्रोविजनल असेसमेंट कैन बी रिसोर्टेड, कब हो सकता है प्रोविजनल असेसमेंट, ये हम देखने वाले हैं। इन सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है, किन सर्कमस्टेंस में? देखो प्रोविजनल कोई भी चीज़ कब होगी? जब आप उसको ना कर पाओ तो फिर आप प्रोविजनल कर लेते हो, ठीक, यानी कच्चा कच्चा, ठीक। वेयर द इम्पोर्टर और द एक्सपोर्टर, चाहे वो इम्पोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, अगर वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा है, अगर वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट का होता है सब सेक्शन 1 में होता है, सेक्शन नंबर 17 के अभी हमने देखे, और वो रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट कैसे करेगा? राइटिंग में। किसको रिक्वेस्ट करेगा? प्रॉपर ऑफिसर को असेसमेंट के लिए। मतलब वो अगर रिक्वेस्ट कर दे प्रॉपर ऑफिसर को कि आप असेस करो तो फिर प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी होगा। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर, या फिर देखो या फिर लिखा है बीच में, क्या है ये पहला केस है जब वो ना कर पाए, ठीक है ना, वो सेल्फ असेसमेंट करने में असमर्थ हो। दूसरा केस आता है कि प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा नेसेसरी लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को ये नेसेसरी लगता है टू सब्जेक्ट एनी इम्पोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स टू एनी केमिकल और अदर टेस्ट। मतलब इनको ऐसा लगता है किससे? प्रॉपर ऑफिसर को, कि हमको ये गुड्स को केमिकल या फिर अदर टेस्ट के लिए भेजना चाहिए तो भी प्रोविजनल असेसमेंट होगा। वेयर द इम्पोर्टर or exporter has produced all the necessary documents and furnished full information, ठीक, मतलब इम्पोर्टर ने या फिर एक्सपोर्टर ने पूरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, बट द प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी टू मेक फर्दर इंक्वायरी, लेकिन फिर भी प्रॉपर ऑफिसर को खुशी नहीं मिली और वो फर्दर इंक्वायरी करना चाहता है। क्या करना चाहता है? फर्दर इंक्वायरी। उस केसेस में भी प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी होगा। तो पहला केस तो अभी हमने क्या देखे कि भैया उसने डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन तो पूरी तरह से दे दी है, लेकिन
वो श्योर नहीं है प्रॉपर ऑफिसर। अब अगले केस में हम देखेंगे कि उसने प्रोड्यूस नहीं किया, ही हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूस और इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड, मतलब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, इन्फॉर्मेशन को फर्निश नहीं किया, एंड द प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी टू मेक फर्दर इंक्वायरी, और प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है फर्दर इंक्वायरी के लिए। इन किसी भी केसेस में, इन एनी ऑफ द अबव केसेस, द प्रॉपर ऑफिसर में डायरेक्ट दैट ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स बी असेस प्रोविजनली। तो इन केसेस में प्रॉपर ऑफिसर बोल सकता है कि ड्यूटी को असेस करना है ऑन प्रोविजनल बेसिस इफ द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर प्रोविजनल कब होगा, अगर वो एक सिक्योरिटी दे दे। क्या देना पड़ेगा उसे? सिक्योरिटी। एज द प्रॉपर ऑफिसर डीम्स फिट, वो सिक्योरिटी जो प्रॉपर ऑफिसर को डीम फिट लगती है पेमेंट ऑफ डेफिशिएंसी के लिए, इन इफ एनी बिटवीन द ड्यूटी एज में बी फाइनली असेस और रीअसेस एज द केस में बी एंड द ड्यूटी प्रोविजनली असेस। इसका क्या मतलब है कि उसको सिक्योरिटी देना है। देखो उसको प्रोविजनल ड्यूटी कितनी देनी है? प्रोविजनल ड्यूटी उतनी देनी है जो भी ऑफिसर ने डिटरमाइन किया कि हाँ ठीक है इतनी ड्यूटी बनती है, आप इतनी दे दो। ठीक, सपोज प्रॉपर ऑफिसर बोलता है कि 100 रुपए की ड्यूटी बनेगी, तो अपने 100 रुपए उसको जमा कर दिए, मतलब प्रोविजनली उसको ऐसा लग रहा है कि 100 रुपए की बनेगी, लेकिन उसको ये भी लग रहा है कि 120 की भी तो हो सकती है। तो ये जो रेंज है ना 100 से 120, तो 20 रुपए की उसे सिक्योरिटी देना है, तो सिक्योरिटी में से पैसा तो देना नहीं होगा, तो 100 रुपए उसको देना है अपने जेब से और 20 की देना है उसे सिक्योरिटी, मतलब कोई भी चीज़ गिरवी रखना है, इस टाइप की चीज़। ठीक है, ये होता है सिक्योरिटी। तो क्या मतलब है इसका? द प्रॉपर ऑफिसर में डायरेक्ट द ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड बी असेस प्रोविजनली, है ना, इफ द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर एज द केस में भी फर्निशेस सच सिक्योरिटी, अगर वो एक सिक्योरिटी दे दे जो कि प्रॉपर ऑफिसर को सही लगती है, फॉर द पेमेंट ऑफ द डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब आज उसको लग रहा है कि 100 रुपये आएगी, लेकिन मान लो कि डेफिशिएंसी हो जाए, तो उस डेफिशिएंसी को डील करने के लिए उसको सिक्योरिटी देना है कि प्रोविजनल में तो उसको पे करना ही है जितना प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। वेयर परसुएंट टू द प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सब सेक्शन 1, if any document or information is required by the proper officer for final assessment, the importer or exporter as the case may be shall submit such documents or information within prescribed time. अगर सब सेक्शन 1, देखो सब सेक्शन 1 क्या था 17 का, ये उसने पहले तो सब सेक्शन 1 ने बोला कि आप प्रोविजनल ड्यूटी दे सकते हैं, उसके बाद सब सेक्शन 1 ने ही आपको ये चीज़ बताया कि आपको सिक्योरिटी वगैरह देना है। फिर उसने बोला कि अगर मान लो कि प्रोविजनल असेसमेंट हो गया है और उसको कोई और डॉक्यूमेंट या फिर इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऑफिसर को चाहिए फाइनल असेसमेंट के लिए, प्रोविजनल असेसमेंट में फाइनल असेसमेंट होगा, तो फाइनल असेसमेंट के लिए भी अगर कोई डॉक्यूमेंट या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए है तो उसको विद इन प्रिस्क्राइब टाइम प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ेगा। और ये कौन बताता है? 1A। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी इज अलाउड इन बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट में भी मिलेगी और एक्सपोर्ट में तो मिलेगी। When the duty leviable on such goods is assessed finally or reassessed by the proper officer in accordance with provision of this act, then जब वो फाइनल असेसमेंट हो जाएगा या फिर रीअसेसमेंट हो जाएगा, इन केस ऑफ गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और एक्सपोर्टेशन, अगर वो होम कंजम्पशन के लिए या फिर एक्सपोर्टेशन के लिए हैं, तो अमाउंट जो भी आपने पे किया है इसको आपको अगेंस्ट एडजस्ट करना है। किसके अगेंस्ट एडजस्ट करोगे? जो भी ड्यूटी फाइनली असेस्ड हुई है, मतलब देखो अगर फाइनली ड्यूटी 120 असेस हो गई तो 100 एडजस्ट हो जाएगा, है ना। एंड इफ द अमाउंट सो पेड फॉल शॉर्ट ऑफ और इन एक्सेस ऑफ ड्यूटी फाइनली असेस और रीअसेस एज द केस में बी, द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ द गुड्स शैल बी पे द डेफिशिएंसी, अब उसको डेफिशिएंसी पे करनी पड़ेगी या फिर वो रिफंड के लिए आ जाएगा। मतलब मान लो कि 100 रुपये उसने प्रोविजनल ड्यूटी एसेस की थी और उतनी उसने पे कर दी, तो उसको 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। अगर अगर ड्यूटी मान लो कि 80 रुपये हो गई तो उसे 20 रुपये वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर ड्यूटी 120 हो गई तो उसको 20 रुपये देना पड़ेगा इम्पोर्टर को या एक्सपोर्टर को। फिर इन अभी देखो ऊपर अपन ने बात किसकी, होम कंजम्पशन की या फिर एक्सपोर्टेशन की। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, वेयर हाउस गुड्स की, यानी जिसको हमने सिर्फ वेयर हाउस में ला के रखी है, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर में वेयर द ड्यूटी फाइनली असेस्ड और रीअसेस्ड एज द केस में बी
और वो ड्यूटी ज़्यादा है, इज एन एक्सेस ऑफ द ड्यूटी प्रोविजनली एसेस रिक्वायर द इम्पोर्टर। देखो यहाँ पर ज़्यादा की ही बात हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर वो इम्पोर्टर को बोलेगा कि तुम एक बॉन्ड बनाओ, क्योंकि वेयर हाउसिंग केस में अपन ड्यूटी डायरेक्ट नहीं देते, हम एक बॉन्ड बना के देते हैं, और ये बॉन्ड हमको एग्जीक्यूट करना है जिसमें वो हम लिखेंगे कि हाँ हम आपको ड्यूटी पे कर देंगे ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एक्सेस ड्यूटी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि देखो पहले केस में तो अपन ने होम कंजम्पशन के लिए लिया है या फिर एक्सपोर्टेशन के लिए लिया है, यानी कि यहाँ पर तो ड्यूटी का पॉइंट ही वो हो गया कि जब भी आप एक्सपोर्टेशन या होम कंजम्पशन के लिए ले आए। लेकिन जब आप गुड्स को वेयर हाउस में रख रहे हो तो आपको पेमेंट कब करना है, जब आप वेयर हाउस से निकालोगे जब आप वेयर हाउस के लिए गुड्स को लेके आ रहे हो तो आपको पेमेंट कब करना है, जब आप गुड्स को निकालोगे। तो उस केसेस में आपसे थोड़ी अभी ड्यूटी मांग ली जाएगी, भले उसका रीअसेसमेंट हो गया। उस केसेस में आपको एक्सेस ड्यूटी जो भी देनी है, जैसे 20 रुपए देने हैं तो आपको 40 रुपए का एक बॉन्ड देना है। बॉन्ड मतलब आपको 40 रुपए नहीं पे करना है, आपको सिर्फ एक लिखित में देना है कि हाँ मैं दे दूंगा 40 रुपए, लो 40 रुपए का तुम बॉन्ड रख लो। देना तो आपको उतना ही है जितना आपको देना है, ठीक। इन सम ऑफ इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एक्सेस ड्यूटी, तो जो भी एक्सेस ड्यूटी आ रही है उसका ट्वाइस द अमाउंट का बॉन्ड आपको देना है। द इम्पोर्टर और द एक्सपोर्टर शेल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट, जो भी इम्पोर्टर है या फिर एक्सपोर्टर है उसको लाइबल हो जाएगा वो इंटरेस्ट देने की ऑन एनी अमाउंट पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिक्वेंट टू द फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट होने के बाद या फिर रीअसेसमेंट होने के बाद जो भी डिफरेंस है उसको लाइबल हो जाएगा वो पे करने के इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट शेल बी पेबल एट द रेट फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर ये तो रेट जब क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। दिस इंटरेस्ट शेल बी पेबल, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कब से कब तक पेबल होता है, मतलब कहाँ से देना पड़ता है। तो ऑफकोर्स जब आपने मतलब ऑर्डर ऑफ फाइनल ऑर्डर आया ना, मुझे लगता है वहां से होगा, लेकिन दिस इंटरेस्ट शेल बी पेबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड। कब से करना है, जिस भी मंथ में ये ड्यूटी प्रोविजनली असेस हुई होगी, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड। जब भी ये ड्यूटी प्रोविजनली असेस हुई होगी उस मंथ के फर्स्ट डे से जब भी इसका पेमेंट हो रहा है तब तक, जब भी इसका पेमेंट हो रहा है तब तक। कब, प्रोविजनल असेसमेंट के मंथ से। प्रोविजनल असेसमेंट का पूरा मंथ लेना है और जब तक आप पेमेंट कर रहे हो तब तक का। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5, अभी हमने सबसेक्शन 3 पढ़े थे इंटरेस्ट के लिए। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5, इफ एनी रिफंडेबल अमाउंट रिफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए क्या था देखो क्लॉज ए में ही रिफंड की बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी वो वही बात कर रहा है कि हाँ सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज ए था जहाँ पर हम गुड्स को ले रहे थे, इज नॉट रिफंडेड अंडर, हाँ फिर अगर ये 3 महीने में रिफंड नहीं हुई, ठीक है, इज नॉट रिफंडेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी finally or reassessed of duty as the case may be, there shall be paid an interest on such unrefunded amount at the at such rate fixed by the government under section 27A till the date of refund of such amount। 27A के अंदर 3 मतलब सरकार बोलती है कि अगर ये रिफंड नहीं हुआ तो 3 महीने के अंदर ये रिफंड हो जाएगा, आप चिंता मत करो, हम 3 महीने में इसको आपको रिफंड कर देंगे। अगर ये 3 महीने में रिफंड नहीं हुआ है तो फिर आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा द रिफंड ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन इज सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ, फिर वो अनजस्ट इनरिचमेंट में जब हम रिफंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां देखेंगे एज द केस में बी ओनली इफ सच अमाउंट इज। फिर ये जो अनजस्ट इनरिचमेंट की बातें नहीं हम दूसरे वाले चैप्टर्स में देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं अब प्रोविजनल असेसमेंट के लिए फर्दर गाइडलाइंस भी आई हैं, ठीक है, सीबीआईसी ने फर्दर गाइडलाइंस भी इशू की हैं, किसके लिए, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। और इसका वाइट सर्कुलर कौन सा है, 38/2016, और ये डेटेड क्या है, 22/8/2016, 22/8/2016। वेर एवर ड्यूटी इज टू बी असेस्ड प्रोविजनली द इम्पोर्टर शेल, जब भी ड्यूटी को आप प्रोविजनली एग्जीक्यूट करते हो तो केवल और केवल ऑब्लिगेशन किस पर है, इम्पोर्टर पर। फिर से यहाँ पर ध्यान दो, ऑब्लिगेशन केवल और केवल इम्पोर्टर पे है।
उसको क्या करना है, एक एग्जीक्यूट अ बॉन्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ अंडरटेकिंग टू पे द डिमांड on deficiency if any between the duty as may be finally assessed and the duty provisionally assessed, ठीक है, उसको एक बॉन्ड देना है। और साथ साथ क्या करना है, फर्निश प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी डेफिशिएंसी, नो श्योरिटीज बी ऑब्टेन, कोई श्योरिटी नहीं लेना है, केवल और सिक्योरिटी ही लेना है, सिक्योरिटी ही लेना है। उसको एक बॉन्ड लिख के देना है। बॉन्ड मतलब क्या, कि हाँ मैं दे रहा हूँ, हाँ मैं दे दूंगा, हाँ मैं दे दूंगा, ठीक। एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, और उसके साथ उसको क्या देनी है, एक सिक्योरिटी। श्योरिटी एक्सेप्टेड नहीं है। द सिक्योरिटी टू बी ऑब्टेन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, और जो सिक्योरिटी है वो कैसी होगी, बैंक गारंटी होगी या फिर कैश डिपॉजिट हो सकता है, एज कन्वीनियंट टू द इम्पोर्टर। क्या होना चाहिए, जो भी चीज़ उसको कन्वीनियंट हो इम्पोर्टर को, चाहे वो बैंक गारंटी हो या फिर कैश डिपॉजिट हो, जो भी उसे कन्वीनियंट लगे वो। कस्टम्स फाइनलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन, फाइनलाइजेशन की रेगुलेशन हम देखते हैं। अच्छा, ऊपर भी हमने देखे थे कि उसको कुछ ना कुछ तो बॉन्ड टाइप की चीज़ देनी थी। यहाँ हमने क्या देखे थे कि उसे if the importer or exporter, as the case may be, furnishes such security as the proper officer deems fit for the payment of deficiency, if any, between the duty as may be finally assessed or reassessed as the case may be and the duty provisionally assessed, इन दो के बीच का उसको डिफरेंस का बॉन्ड देना था। तो ये तो उसको दोनों ही केसेस में देना है, किसी भी केसेस में देना है। ये जो दो केसेस आ रहे थे ना, ये जो दो केसेस थे, इनका कोई उससे रिलेशन नहीं है, तो मैंने जो बोला उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। custom finalization of provisional, the significant provisions contained in the said regulation are discussed as under time limit and manner for submission of documents or information by importer या फिर exporter for the purpose of finalization of provisional assessment, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है हमको फाइनलाइज करने के लिए प्रोविजनल असेसमेंट को, क्योंकि दो ही चीज़ वो मांग रहा था। अगर उसको प्रोविजनल असेसमेंट से खुशी नहीं मिली है तो हमको दो ही चीज़ देनी थी, फाइनल असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। 1A जो था हमारा सब सेक्शन, उसके हिसाब से सबसे पहले हमको क्या देना है, रीजंस फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। क्यों कर रहे हो आप प्रोविजनल असेसमेंट, इस बारे में तो आप बताओगे ना। तो सबसे पहले हम पॉइंट ही क्या देख रहे हैं, टाइम लिमिट और मैनर फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स or information by the importer exporter for the purpose of finalization of provisional assessment. Reason for provisional assessment: the necessary document have not been produced or information has not been furnished. अगर मान लो कि रीज़न फॉर प्रोविजनल असेसमेंट क्या है, कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं हुए हैं या फिर इंफॉर्मेशन नहीं फर्निश हुई है, या फिर प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर करता है इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन, तो सच इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट वुड बी मेड अवेलेबल बाय द इम्पोर्टर या फिर एक्सपोर्टर विद इन 1 मंथ। हमने वहाँ देखे थे ना, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, तो वो प्रिस्क्राइब टाइम है 1 मंथ, यही वो वाला सेक्शन बताता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट या नहीं दिए तो आपको 1 मंथ में डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट और द डेट ऑफ सच रिक्वेजिशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर आपको ये डॉक्यूमेंट्स दे देना है। या तो प्रॉपर ऑफिसर मांगे उसके 1 मंथ में, या फिर ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट जब हो जाए उसके 1 मंथ में आपको ये वाले डॉक्यूमेंट दे देने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट, जो भी उसने मांगे हों। अब द प्रॉपर ऑफिसर, देखो फर्स्ट वाला अपना क्या है था, ए की हेडिंग रीजंस फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। अब बी की हेडिंग क्या है, द प्रॉपर ऑफिसर वुड इन्फॉर्म द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर इन राइटिंग the specific details of information to be furnished or the documents to be produced within 15 days from the date of such order of provisional assessment. If the document information is not made available within 15 days, this period may, for reasons recorded in writing, be further extended by the proper officer for 3 months on his own or at the request of the importer. हद से हद 3 महीने तक बढ़ा दिया जा सकता है ये समय। उसको क्या करना है कि प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है इम्पोर्टर को 15 दिन में, स्पेसिफिक डिटेल या इन्फॉर्मेशन जो भी उसको चाहिए। 15 दिन कब से, जब भी ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट आ गया है, ठीक है, जब भी ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट आ गया है, अगर वो चाहता है तो वो 15 दिन में उसको बता दे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दे दो। इफ़ द डॉक्यूमेंट इज नॉट मेड अवेलेबल विद इन 15 डेज, तो उसको रीज़न रिकॉर्ड करने हैं और वो फर्दर एक्सटेंड कर सकता है 3 महीने तक।
खुद से भी, और अगर रिक्वेस्ट आई है तो उससे भी। द एडिशनल कमिश्नर या फिर may further extend the time period referred to referred for another 3 months, मतलब और 3 मंथ चाहिए, मतलब 6 मंथ टोटल चाहिए, तो फिर आपको एडिशनल कमिश्नर के पास जाना है। प्रॉपर ऑफिसर के पास कहाँ तक अथॉरिटी है? 3 महीने तक की। उसके आगे चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा एडिशनल कमिश्नर के पास। अब if the aforesaid time limits don't suffice, the commissioner of custom may extend the time period further as it may deem fit। और टाइम दे दिया डॉक्यूमेंट देने के लिए, कस्टम कमिश्नर ऑफ कस्टम अगर चाहे तो और टाइम दे सकता है। ऑल द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नीड टू बी सम, हाँ ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ना सब कुछ आपको एक साथ देना है इन वन इंस्टेंस, और या तो खुद दे दो या फिर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को दे दो या फिर थ्रू कस्टम ब्रोकर दे दो, ठीक। और आपको इस चीज़ को इन्फॉर्म करना है किसे? प्रॉपर ऑफिसर को। ये चीज़ आपको इन्फॉर्म करनी है किसे? प्रॉपर ऑफिसर को इन राइटिंग दैट ही हैज सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड। ये चीज़ आपको लिख के देनी है प्रॉपर ऑफिसर को कि हाँ हमने सबमिट कर दिए हैं ये डॉक्यूमेंट। फॉर द पर्पसेज ऑफ दीज रेगुलेशन ईच बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल एज द केस में भी, मतलब जितने भी बिल ऑफ एंट्री हैं उन सबको प्रोविजनली एसेस अगर किया जा रहा है तो वो अलग अलग सेपरेट केसेस में एसेस होंगे। टाइम लिमिट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, तो प्रोविजनल असेसमेंट से फाइनल असेसमेंट आने में कितना समय लगना चाहिए? तो इसको करना किसे है? प्रॉपर ऑफिसर को। 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। कितने महीने के अंदर हो जाना चाहिए? टाइम लिमिट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर। एंड इंटीमेशन फ्रॉम द इम्पोर्टर और द एक्सपोर्टर और हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और कस्टम ब्रोकर, मतलब 2 महीने कहाँ से कैलकुलेट करना है हमको ये बता रहा है। तो 2 महीने फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर और हिज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव और कस्टम ब्रोकर। ये इंटीमेशन कौन सा है? वही वाला इंटीमेशन जो डॉक्यूमेंट्स उसने मंगाए थे ना, तो जब उसने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं उसके 2 मंथ्स में ये चीज़ फाइनल हो जानी चाहिए। या फिर अगर केमिकल या फिर टेस्ट रिपोर्ट है, वो जो हमने ऊपर पढ़े थे ना 4 रीज़न जो थे, उसमें से एक सेकंड नंबर का रीज़न था कि अगर उसको लगता है कि कोई केमिकल या फिर अदर टेस्ट रिपोर्ट हमको करानी है, तो जब वो केमिकल या फिर टेस्ट रिपोर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तो उससे 2 महीने में। या फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन या फिर वेरिफिकेशन रिपोर्ट वेयर द प्रोविजनल असेसमेंट वाज ऑर्डर्ड फॉर दैट रीजन, अगर मान लो कि प्रोविजनल असेसमेंट इसलिए हुआ था कि कोई इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो फिर उस ऑर्डर के आने के 2 मंथ्स में। However, where the documents or information required to be furnished by the importer or the exporter or the requisitioned by the proper officer are made available intermittently, मतलब धीरे धीरे करके लिए हैं, मतलब हमने बोला था कि वन इंस्टेंस में देना है, लेकिन यहाँ पर तो वो क्या आ रहा है? इंटरमिटेंटली। तो फिर जो टाइम पीरियड होगा 2 महीने का, वो उस लास्ट डे ऑफ इंटीमेशन से कैलकुलेट किया जाएगा। Further, where the documents or information required to be furnished by the importer or exporter as the case may be or requisitioned by the proper officer are not made available or made partly available and no further extension of time has been allowed, कोई फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी अलाउ नहीं हुआ है। मतलब अगर डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एज द केस में बी और रिक्वेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, जो उसको सबमिट करना था या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर ने मांगे थे वो अगर सबमिट नहीं हुए हैं या फिर आधे सबमिट हुए हैं और नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम और कोई टाइम का एक्सटेंशन नहीं दिया है, तो फिर वो जो 2 महीने का समय है ना, जो महीने का समय है ना, तो वो कहाँ से होगा? ऑफ द एक्सपायरी ऑफ टाइम अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ सेट डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन, जितना भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का टाइम दिया था उससे 2 महीने में दे देना है, अगर आपने पार्टली दिया हो या फुल दिया हो तो। द कमिश्नर ऑफ, देखो आप जितने डॉक्यूमेंट दोगे उतना अच्छा आपका असेसमेंट होगा। तो अगर आप डॉक्यूमेंट लेट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो फिर जो भी उसने फाइनल डेट दी थी कि आपको यहाँ तक दे देने हैं डॉक्यूमेंट, तो आप वहाँ से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। The Commissioner of Custom concerned may allow for reasons to be recorded in writing a further period of 3 months in case the proper officer is not able to finalize the provisional assessment। अगर प्रोविजनल ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर फाइनलाइज नहीं कर पा रहा है प्रोविजनल असेसमेंट को,
तो वो 3 महीने से उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। इन केस द प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट एबल टू फाइनलाइज द प्रोविजनल असेसमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, अगर 2 मंथ में नहीं हो रहा है तो फर्दर 3 मंथ्स का पीरियड दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको रिकॉर्डेड इन राइटिंग में जो रीजन है उसके बाद ही वो ऐसा कर सकता है। दिस रेगुलेशन वुड नॉट अप्लाई, ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा जब प्रोविजनल असेसमेंट, अगर बोर्ड के इशू डायरेक्शंस, अगर बोर्ड ही बोल रहा है कि इसको पेंडिंग रखो तो ये सब रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे। बस अब आ रहा है मैनर ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। चलो तो मैनर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं।